तस्लीम रहमानी साहब, दिल्ली फसादात के ऊपर जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है और लगातार जो है सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। दयालपुर थाने के अंदर एक ही तरह की 5 एफआईआर का मामला एक तो सामने आया है। फिर दूसरी तरफ जो बीजेपी के लीडरान थे उनमें से किसी के ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक। दूसरा, एक रागनी तिवारी नाम की महिला है जिसने ये दंगे भड़काने का वहाँ पर जो है काम किया। इन तमाम लोगों को जो है दिल्ली पुलिस बचाती चली आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको, और लगातार मुसलमानों को जो है वो उठा के बंद किया जा रहा है। देखिए, एक बात तो बात ये है बहुत ज़्यादा कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट का कोई उस पर कंट्रोल होता नहीं है। तो सेंटर खेल रहा है दिल्ली पुलिस के साथ। देखने की बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस का इंस्टीट्यूशन है, खुद एक अपने आप में पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, उसको काम करना चाहिए रूल बुक के हिसाब से। और मैं कमिश्नर साहब से मैं मिलने का वक्त भी मांगता रहा हूँ, 2 महीने हो गए, अभी तक मिला नहीं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप ही के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स कायम रहते हैं, टूल्स कायम रहते हैं। जो मर्यादा है किसी डिपार्टमेंट की, उसको सामने रखें और ख़ुद अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो यकीनन उनको सच्चाइयाँ दिखाई देंगी। अभी ये कहा जा रहा है कि 11 लाख पेजेस के मुख्तलिफ़ किस्म की एफआईआर्स हैं जो या चार्जशीट्स हैं और रिपोर्ट्स हैं जो दिल्ली दंगों के बारे में गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाएगा। ही मेरा ख्याल है दुनिया में किसी केस में इतने पेजेस नहीं होंगे जितना दिल्ली पुलिस ने दिए। तो दिल्ली पुलिस अपने आप को खुद ही मौजूए मजाक क्यों बना रही है। सरकार चली जाएगी लेकिन कमिश्नर साहब जो हैं पुलिस की तारीख़ में एक कंट्रोवर्शियल फिगर की हैसियत से ताहयात हो जाएंगे, ज़िंदगी भर याद रखे जाएंगे कि इन साहब ने। तो कमिश्नर साहब को ये बात खुद सोचनी चाहिए, कुछ तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कौन सा जज है दुनिया का जो 11 लाख पेजेस को पढ़ेगा? एक एक चार्जशीट आप 20-20 हज़ार पेज के डाल रहे हैं और उसके बाद ये डुप्लीकेसीज एक ही थाने में, एक ही तारीख में, एक ही केस में 5 एफआईआर कर रहे हैं। कितने पेजेस की कर रहे हैं कुछ नहीं पता। तो ये सब कुछ आज अगर चार्जशीट आज कंट्रोवर्शियल हो गई, अगर मौजूए मजाक आज बनी हुई है चार्जशीट, तो समझा जा सकता है कि अदालत में जाके इस चार्जशीट का क्या हशर होने वाला है। जिस तरीके से जो सीए प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे और जो इसका विरोध कर रहे थे, उन तमाम सोशल एक्टिविस्टों को जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम दाखिल किए गए हैं। लेकिन फिर सवाल वही उठता है बार बार कि ये एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है पुलिस। आखिर ये सरकार का दबाव अगर नहीं माना जाए तो फिर क्या माना जाए इसको? देखिए, सरकार का दबाव तो है ही, बहुत सीधी बात है ना। एंटी CAA NRC NPR, इट्स नॉट CAA एलोन। इसे अलग से CAA मत कहिए, ये पैकेज है एंटी CAA NRC NPR। इसको लेकर जितना बड़ा मूवमेंट उठा, गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ा। इस सरकार की ये आदत है कि वो जो कानून भी लाती है वो अनडेमोक्रेटिक वे में डिक्टेटोरियल तरीके से पार्लियामेंट को बाईपास करके लाती है और ज़बरदस्ती उसको इम्प्लीमेंट कराती है। इस मामले में ये इम्प्लीमेंटेशन सरकार से हो नहीं पाया। इतना बड़ा मूवमेंट, ये जो शिकस्त है उसने सरकार को मजबूर किया कि वो एक दंगे को, जो भी लोग जो सरकार की ताउन से मास्टरमाइंड किए जा रहे थे, उस पूरे फोकस को एंटी CAA मूवमेंट के शिफ्ट कर दे सिर्फ दिल्ली दंगे पे, और ये भुला दे कि 2500 जगहों पर पूरे मुल्क में 2 महीने तक ये प्रोटेस्ट चला और इतना पीसफुल और डेमोक्रेटिक था कि कहीं एक छोटा सा पत्थर तक नहीं चला। ये सरकार को वाजे करना चाहिए। और जो सरकार के साथ खड़ा हुआ मीडिया है, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार और मीडिया एक साथ काम कर रहे हैं, ये दोनों वाजे करें कि क्या, खुल के कहें, क्या एंटी CAA मूवमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनडेमोक्रेटिक था? वाजे कर दें। और वाजे करें तो फिर मैं पूछूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शाहीन बाग पर इन्हीं लोगों ने पिटीशन डाली थी, उसने एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि शाहीन बाग का मूवमेंट अनडेमोक्रेटिक है या अनलॉफुल है, उसे वहाँ से हट जाना चाहिए। उन्होंने तो 3 आदमियों की कमेटी बना के वहाँ भेजी शाहीन बाग कि वो ये देखें कि
किसी जगह शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं है, जो रोड ब्लॉक हो रहा है वो किसी सूरत खुल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्तबा भी उसे अनडेमोक्रेटिक या अनलॉफुल नहीं कहा। और जब 3 मेंबर्स की कमेटी यहाँ आई सुप्रीम कोर्ट की, तो उसने देखा कि प्रोटेस्टर्स ने रोड ब्लॉक नहीं किया था, बल्कि दिल्ली की पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखा था। तो ये पूरे मूवमेंट के ज़माने से दिल्ली पुलिस का जो रोल है वो प्रो गवर्नमेंट और एंटी डेमोक्रेसी रहा है। और अब ये दिल्ली दंगे के बाद भी दोनों को जो एक क्लब कर रहा है, अभी जो हाल में चार्जशीट 17 तारीख को डाली है, ये तो सीए के बारे में, दिल्ली दंगों के बारे में आई नहीं। तो आप एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को क्राइम बना के पेश कर रहे हैं, तो खुल के बोले, कोई जुर्रत करे इस मुल्क में, चैलेंज है मेरा, सरकार से लेके दिल्ली पुलिस की अथॉरिटीज तक और मीडिया तक, सब लोग बोल के बताएं मुझे कि एंटी सीए मूवमेंट एक अनडेमोक्रेटिक अनलॉफुल मूवमेंट था। किसी में जुर्रत है तो बोले, और अगर नहीं बोल सकता तो फिर ये उल्टी सीधी हरकतें न की जाएं। इसकी वजह से जो पब्लिक मूवमेंट करने वाले लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, वो आज थोड़ी देर के लिए डिमोरलाइज महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा डिमोरलाइज रहेंगे, ये ना समझा जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये फसादात का पूरा मामला रहा, और ये अलग मामला है फसाद का, लेकिन इसको बिल्कुल जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसी से जोड़ करके वही तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ऐसे में तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो जुड़े रहे, या कहीं ना कहीं ये डर का माहौल पैदा करने के लिए इस तरीके ऑब्वियसली ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये समझते हैं कि चंद लोगों को डरा के और चंद लीडर्स को जेल में डाल के, और वो एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट जो लोगों का इस मुल्क का में रहा है एक लंबे अरसे से है कि हम जमहूरी अंदाज में सोचते हैं, जमहूरी अंदाज में करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। इस माइंडसेट को इस दमनकारी नीति से रोका नहीं जा सकता, और ना चाटुकारिता करके ये दमन को बढ़ाया जा सकता है। दोनों चीज़ें एक शॉर्ट टर्म की हो सकती हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। बीजेपी के जितने लोग भी पपेट्स दिल्ली में भेजे थे, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हों, चाहे वो दिल्ली में इनके हारे हुए नेता हों, ये सब के सब, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल, आज ना करे दिल्ली पुलिस एफआईआर, ठीक है, दिल्ली पुलिस की हाई हैंडेडनेस हो सकती है, लेकिन कल कोर्ट के दबाव में ये एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को। कहाँ मुंह छुपाने जाएंगे दिल्ली पुलिस के अफसरान, खुद सोचे ज़रा। लेकिन एफआईआर के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जेल में उठा के अंदर डाला जा रहा है, मान लीजिए 5 साल या 10 साल या 3 साल जो मुकदमा चलेगा, वो वक्त जो एक बेगुनाह इंसान जो जेल में काट कर आ गया वो तो वापस नहीं आ सकता। तो इसको किस तरीके से जो है रोका जा सकता है, या क्या इस पे करने की जो है सरकार कार्रवाई कर सकती है इस पे, या दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कुछ इस तरीके का कर सकती है इसमें? कुछ नहीं, देखिए, सरकार की तो एक मंशा है, वो तो उस मंशा के तहत काम कर रही है, उसका एक एजेंडा है, और कोई आज का एजेंडा नहीं है, बहुत पुराना एजेंडा है। वो पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी एक विनिमनस आइडियोलॉजी है, डिवाइसिव आइडियोलॉजी है। वो पूरे तौर पर ताकत में आ गए हैं, तो वो अपनी उस ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। वो दलितों के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं, वो ट्राइबल्स के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं, और अब 2 दिन से आप देख रहे हैं किसानों के ख़िलाफ़ भी। तो मुल्क के हर तबके के ख़िलाफ़ वो दमनकारी हम अपना रहे हैं। तो हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम ये कहेंगे कि हम डेमोक्रेटिकली उसका मुकाबला करें। ये डराने धमकाने का काम, देखिए, जो लोग फंस गए हैं, जिन पर इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट्स हैं, वो तो 4 साल 5 साल जितना भी अब वो है, वो परेशानी उनको तो उठानी है, उनके परिवार भी उठा रहे हैं। यानी बैंक अकाउंट आपने सीज कर दिए हैं सारे के सारे, जो डेली ब्रेडेड बटर है वो नहीं मिल रहा है। एक करोड़पति आदमी को, जिसका लंबा चौड़ा कारोबार है, ताहिर हुसैन, उसको आपने ऐसे इम्प्लीकेट किया है कि आज उसके बच्चों की फ़ीस देने की जगह नहीं है, डेली के खाने का पैसा उनके पास बाकी नहीं बचा, उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। तो उसका एक इंतज़ाम सरकार कर सकती थी, लेकिन ये दमन की एक इंतहाई डिग्री है, ये प्रताड़ना की एक इंतहाई डिग्री है जो इस्तेमाल कर रही है। तो कुछ तो उन लोगों को भी सब्र करना पड़ेगा, और कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग एक्टिव हैं, मैं समझता हूं कि उनको खड़े हो के इन लोग उस पूरे पीरियड में, जबकि इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी और जालिमाना एटीट्यूड हो रहा है, तब उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, पूरी सिविल सोसाइटी उनकी मदद के लिए खड़ी हो के और अगर ये नहीं मानते हैं तो जाहिर है कि जिस परेशानी का शिकार वो हैं, हम सब भी उसी परेशानी का शिकार होने को अपने आप के लिए आमादा कर लें। ताहिर हुसैन को जो है मुख्य आरोपी बताया गया इसमें, और उसी के तहत जो है इस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। साथ ही अभी उमर खालिद को जो है उठाया गया है, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ में इनका ज़्यादा जुड़ाव था क्या? इस तरीके की बातें चल रही हैं कि कन्हैया कुमार अभी तक
कोई बयान नहीं दिया, वो कहाँ हैं, वो सपोर्टर कहाँ हैं उमर खालिद के? तो क्या सिर्फ ये एक मुसलमान है वो, या मुसलमान का चेहरा है क्या, इसीलिए उनके ऊपर ये कार्रवाइयाँ की जा रही है? देखिए, कन्हैया कुमार का बयान आया भी है, और कन्हैया कुमार खुद यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो शरीक तो नहीं हुए, लेकिन उनका बयान आया। सीपीएम के लोग भी सड़कों पे आए, कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये एक सवाल है जो इन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि आपको भी उसी अंदाज में, जब कन्हैया के वक्त में पूरा जेएनयू भी खड़ा हो गया था, पूरे मुल्क में लोग खड़े हुए थे, ऐसे अब ताहिर के या उमर खालिद के मामले में उतना खड़े हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे। ये एक तशवीशनाक बात भी है। और देखिए, एक सवाल एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने कहा कि बिहार में और या यूपी में यादव अखिलेश या लालू प्रसाद यादव के साथ इसलिए खड़े नहीं होते कि वो सेकुलर हैं। मुसलमान इसलिए खड़े होते हैं कि वो सेकुलर हैं, लेकिन यादव कम्युनिटी इसलिए खड़ी नहीं होती कि वो सेकुलर हैं, वो इसलिए खड़ी होती है कि वो यादव हैं। नीतीश कुमार के साथ में कुर्मी बरादरी के लोग इसलिए खड़े नहीं होते कि वो सेकुलर हैं। मुसलमान इसलिए खड़ा होता है नीतीश के साथ भी कि वो खुद को सेकुलर कहते हैं, लेकिन कुर्मी बरादरी इसलिए नहीं खड़ी हो, कुर्मी इसलिए खड़ी होते हैं कि वो कुर्मी है। तो अगर ये पॉलिटिक्स का ट्रेंड इस मुल्क में है और सिविल सोसाइटीज़ का ये ट्रेंड है, तो फिर सेकुलरिज्म के ऊपर और कम्युनिज्म के ऊपर भी, लेफ्ट के ऊपर भी ये एक सवाल तो खड़ा हो ही जाता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, अब जैसे बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या इसका नतीजा, जो इसका असर है, वो बीजेपी सरकार पर पड़ने जा रहा है? वहाँ जो एनडीए की एक अभी हुकूमत चल रही है पिछले 10 साल से, वो उससे तो लोग नाराज़ हैं, बहुत बुरे तरीके से नाराज़ हैं, और ये इवेलुएट कर लिया है बीजेपी ने कि फ़िज़ा उनके ख़िलाफ़ है। अब उस फ़िज़ा को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ तरीक़े अपनाने शुरू किए हैं। एक तो ये कि वहाँ पर जो पूरा का पूरा मीडिया है, उस मीडिया को बहुत बुरे तरीके से ओबलाइज कर रही है सरकार। रोज़ाना बड़े बड़े फुल पेज के एडवर्टीज़मेंट छोटे छोटे अखबारों को भी दिए जा रहे हैं। तो वो ओबलाइज करना कि जो अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्सेस सामने आ रही हैं, उनको कोई स्पेस मीडिया में ना मिले। एक काम तो ये कर रहे हैं। दूसरे, ये जितना ये अभी जो उमर खालिद का, ये दिल्ली दंगे, अगले चंद दिनों में दिल्ली दंगों पे बहस बढ़ेगी, ऐसा महसूस हो रहा है। इसका जो फ़ायदा है वो बिहार में उठाने की एक रिमोट कोशिश ये सरकार कर सकती है। दूसरा ये कि जो चाइना का इशू है, बॉर्डर्स जो हॉट हुए हुए हैं, उसको यूज़ करना चाहेंगे बिहार में। तो ये जो इवेलुएट किया है नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली में, जो भदपिटी है इस एनडीए सरकार की बिहार में, उसको ये इन्होंने एक्चुअली पानी में पत्थर डाल के देखा है। तो उसमें अंदाज़ा हो गया कि लोग मुखालफत में खड़े हैं। तो अब उसको कंपेंसेट करने, वो आइडियोलॉजिकली या मुद्दों पर, इश्यूज़ पे तो वो कभी फाइट कर ही नहीं पाए हैं ज़िंदगी भर। वो इक़्तिदार में आते हैं कम्युनलाइज करके, या हॉट इश्यूज़ को पुलवामा जैसी चीज़ें करके। तो ऐसे ही कुछ करके वो वहाँ पर इक़्तिदार में आने की कोशिश फिर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो मायूस होकर के जो है कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं, और बोलने से अब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि घबरा रहे हैं? कोई मायूस नहीं हो रहा, कोई मायूस नहीं है। में लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ आपके सामने, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया उसको जगह नहीं दे तो एक अलग किस्सा है, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया में तो आपको ऐसी बहुत सारी आवाज़ें दिखाई देंगी। और हमने देखा कि लोग सड़कों पे भी आए हैं। ठीक है, कोरोना वगैरह की वजह से पिछले चंद महीने में पब्लिक एक्टिविटी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई है। जैसे जैसे कोरोना कम होगा, पब्लिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मायूसी और खौफ पैदा करने की जितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही है, उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है वो। लोग आएंगे बाहर और लोग बात करेंगे।